नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। सी टेट जनवरी 2024 में जो होने वाला है उसके लिए हम लोग जो सीडीपी की क्लास कंडक्ट किए हैं, इसमें आज ये पार्ट नंबर 6 है। और पार्ट नंबर 6 में हम लोग 24 जनवरी को जो पेपर हुआ था, यानी 2023 में जनवरी में जो 24 तारीख को पेपर हुआ था, पार्ट वन का उस पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें बाल विकास और शिक्षण विधियों के जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन का पूरा पार्टिकुलर जो है ऑपरेशन करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है सभी को सीखेंगे। और साथ में हमारा जो टारगेट है वो 30 में 30 का है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से आपको अचीव हो जाएगा, बशर्ते कॉमन सेंस आपका बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट ही पढ़ के जाते हैं तो आप पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अलावा कॉमन सेंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, और क्वेश्चन के एनालिसिस करने के बाद ये समझिए, देखिए कि पीछे वाले क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, और फिर आने वाले जो क्वेश्चन है उनकी रूपरेखा आप अपने आप तैयार कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और धीरे धीरे क्वेश्चनों को करेंगे, इसके साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, क्रांतिक अवधि से संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्रांतिक अवधि क्या है। व्हाट इज मीन्स ऑफ क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड है क्या? क्रिटिकल पीरियड वह पीरियड होता है जब बच्चा भ्रूण में होता है। भ्रूण में तो भ्रूण में विकास की अवस्थाएं आप जानते हैं कि विकास जब से बच्चा भ्रूण में शुरुआत होता है, उससे जीव का प्रादुर्भाव होता है और मृत्यु तक उसका विकास होते रहता है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ये बंद नहीं होती है। हाँ, किसी में उतार आता है, चढ़ाव आता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया सतत है। अब भ्रूण में यह क्रिटिकल अवधि जो होती है, क्रिटिकल पीरियड, ये भ्रूण की अवस्था में होती है। उस समय जो परिवर्तन होता है वो अपरिवर्तनीय क्षति होती है। उसमें आपको डॉक्टर बहुत ज्यादा सजेशन देता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। वो प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, यह बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, वातावरण विकार पर कोई प्रभाव ना होना। नहीं, वातावरण से भी विकार हो जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिराया था अमेरिका ने, तो वहां के जो बच्चे हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स उसमें डिसबैलेंस होने के कारण आज भी बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं या उनमें विकृतियां पाई जाती हैं। तो वातावरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है उस समय। तीसरा क्या कर रहा है, आनुवंशिकता के विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये जो हेरिडिटी है, जो जेनेटिक फैक्टर है, ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बच्चे का जो प्रादुर्भाव होता है वह उसी जीन के अकॉर्डिंग ही वर्क, उसमें जो लक्षण आते हैं दिखाई देते हैं। तो यह भी गलत है। पुरस्कारों के विकास के दौरान नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि हमको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहां पर निगेटिव प्रभाव वाले जितने भी टर्म है उनको काटिए। कुछ तो कॉमन सेंस काम करेगा। वातावरण का प्रभाव ना होना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वातावरण का प्रभाव किसी के ऊपर ना पड़े। चलिए, आनुवंशिकता के विकास पर बहुत कम प्रभाव। आनुवंशिकता आप जानते हैं कि आनुवंशिकता से ही आप देख के आप बता देते हैं कि ये देखिए ये इसका लड़का है, क्योंकि इसकी शक्ल इनसे मिलती हुई है। तो जो आनुवंशिकता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर भी ये कम प्रभाव पड़ता है, इसका हटा दिया, यानी निगेटिव सेंस दे रहा है। पुरस्कारों का विकास के दौरान नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नहीं, ये एकदम नहीं है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बेहतर जो है आंसर आप मार्क कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से कौन से दृष्टिकोण को अपनाते हैं। देखिए, विकास की नमनीयता क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है विकास की नमनीयता के बारे में बताता है। इसमें क्या बताया जाता है कि मानव जो विकास होता है उस पर अनुवांशिक और वातावरणीय प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। एक तो उसके जेनेटिक फैक्टर का प्रभाव पड़ता है कि वो किस जेनेटिक फैक्टर से है, उसके माँ बाप के उसके लक्षण, पेरेंट्स के लक्षण उसके अंदर आते हैं।
दूसरा क्या होता है कि उसके वातावरण एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, जिस सोशलिज्म में रहता है व्यक्ति उसी प्रकार से वो एक्टिविटी करता है, तो उसमें दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस वातावरण में आपके पेरेंट्स से आपको पाल पर रहे हैं, यानी पालन पोषण हो रहा है, उस पे विकास में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब देखिए ऑप्शन कह रहा है केवल स्वभाव ही विकास को निर्धारित करता है, या ऐसा एकदम नहीं है कि स्वभाव ही निर्धारित करता है, हो सकता है सोशलिज्म चेंज हो तो आपका स्वभाव ही चेंज हो जाता है, तो यह तो एकदम गलत है। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, एकदम प्रभावित करता है। पालन पोषण जो है विकास को प्रभावित करता है। जैसा पालन पोषण होगा, आप कहते हैं देख के कि इनका पालन पोषण बहुत अच्छी तरह नहीं हुआ है, ये कुपोषण का शिकार है, या इनका सामाजिकता बहुत अच्छी तरह नहीं हुई है, पालन पोषण का जो स्तर है बहुत खराब है, जो इनके अंदर सभ्यता नहीं आई है, तो पालन पोषण तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर है। विकास हमेशा निरंतर होता है, बात तो सही है, लेकिन नवीनता के बात में कह रहा है तो पालन पोषण में आएगा इसमें, तो विकास में नहीं आता है। तो निरंतर यह गलत है कि यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, यह भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पालन पोषण के रिगार्डिंग बात की गई है, तो विकास की नवीनता किस पर बात करता है? व्यक्ति के बालक के पालन पोषण पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत छोटे बालकों के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सामाजिकरण प्राथमिक संस्था है, तो हर बार इसको कई बार आप यूज किए होंगे, कभी कई बार पढ़े भी होंगे। तो तत्कालीन जो समाज, तत्कालीन जो परिवार होता है, जो उसका इनिशियल परिवार है, उसकी फैमिली, उसके माँ बाप है, वो सबसे प्राथमिक संस्था है। प्राथमिक संस्था, उसमें वो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो अपने आसपास पड़ोस के लोगों को देखता है, उन्हीं को, वही उसका प्राथमिक सामाजिकरण है। तत्कालीन परिवार उसका प्राथमिक सामाजिकरण है। और दूसरा जो द्वितीय सामाजिकरण है, वह आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं, विद्यालय है, चैरिटी है, ट्रस्ट है, या और धार्मिक संस्थाएं हैं, ये सब संस्थाएं उसकी द्वितीयक में आती हैं। तो इसमें हो जाएगा तत्कालीन परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं तथा घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने तथा सोचने की स्वीकृति देता है। देखिए, जीवन से संबंधित वस्तुओं घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने तथा सोचने की स्वीकृति देता है, वह कहलाती है, और कई बार आप पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं स्कीमा। यानी कि वो मेमोराइजेशन कर रहा है, पीछे की चीजों को, घटनाओं को याद कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, इसको बोलते हैं स्कीमा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कीमा। स्कीमा ये क्या होता है कि मेमोराइजेशन करता है, पीछे की चीजों को रिकॉल करता है, संबंधित जो वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, उसको मानसिक रूप में प्रस्तुत करता है और सोचने की स्वीकृति देता है, इसको बोलते हैं स्कीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? ध्यान से देखिएगा, दूसरे का दृष्टिकोण समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। जीन पियाजे के 4 सिद्धांत दिए थे, 4 प्रकार से इन्होंने बांटा था बच्चों के विकास के लिए। पहला वाला आपका 0 से 2 साल, और दूसरा वाला 2 से 7 साल, और तीसरा है 7 से 11 साल, और चौथा है 11 से आपका 13 साल। 11 से 13 यानी कि 11 से अब आप कह दीजिए सीधे 11 से अब। अब यहां देखिए, इस अवस्था में बच्चा नकल करना सीखता है, धीरे धीरे वो संज्ञान की चीजों को देखने लगता है, समझने लगता है। आप छोटा सा बच्चा है, 0 से 2 साल का बच्चा है, तो जिस तरह से आप हैंड मूवमेंट करेंगे, हंसेंगे तो हंसेगा, वो हैंड मूवमेंट करेंगे, हैंड मूवमेंट करेगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक काल। वह पूर्व संक्रियात्मक काल में किसी चीज को रटने की कोशिश करता है, चीजों को मेमोराइजेशन करने की कोशिश करता है, पीछे की चीजें जो है याद करने की कोशिश करता है, और यह दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। इस समय ये बाल्यावस्था है, और इसमें आप देखे होंगे कि आप थोड़ी देर के लिए आप किसी बच्चे को डांट दीजिए, फिर उसको टॉफी दीजिए, फिर वो आपके झांसे में आ जाएगा, आप जैसा भी काम कराना चाहें करा सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति आपके दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा है कि आप गलत काम करने वाले हैं या सही काम करने वाले हैं। तो यह पूर्व संक्रियात्मक क्रिया होती है, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल
स्टेज, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता, उसे कठिनाई होती। लेकिन अगर आप कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक पीरियड, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड होता है, उसमें क्या होता है कि दूसरे के दृष्टिकोण का बच्चा समझ जाता है और इसमें मूर्त चिंतन करने लगता है। और एक एग्जाम्पल देता है टिट फॉर टेट का, जैसे को तैसा, यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका आपके साथ होगा। ये जो मूर्त कंडीशन होती है, ये मूर्त संक्रियात्मक पीरियड में होती है। 7 से 11 साल के बच्चों के साथ ये घटनाएं होती हैं। ये जब 7 से 11 साल होते हैं तब उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। अब 11 साल से एबव जो हो जाता है तो उसमें सोचने की थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है और वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। जो चीजें नहीं है उसकी भी कल्पना करके एक साक्षात रूप में उसको मूर्त आकार दे सकता है। तो ये आपका होगा। और इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा कि दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ सकता है, नहीं समझ पाता है, पूर्व संक्रियात्मक काल होगा। इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पादन है। देखिए संज्ञानात्मक विकास इन्होंने सोशल से किया था, सोशल से किया इन्होंने। सोशल से जब किया समाज, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहते हुए समाज के ऊपर, समाज में जिस तरह की घटनाएं घटेगी उसी प्रकार बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उसी का विकास उसी प्रकार होता है। तो संज्ञानात्मक जो विकास है वो समाज से ज्यादा अटैचमेंट है। तो इसमें आपका आनुवंशिकता स्वभाव यह भी नहीं होगा, केवल अवलोकन अनुकरण यह नहीं है। सामाजिक सतर्कता संपर्कता, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है कि जो है सामाजिक संपर्कता का उत्पादन है। तो यहां पर हो जाएगा सामाजिक संपर्कता, सामाजिक संपर्कता, सामाजिक संपर्कता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और इन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है? कौन से ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट थे जिनका ये मानना था, तो आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें आपका दिया है जीरोम ब्रूनर, दूसरा है डेविस ओसेबेल, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है लेव वाइगोत्स्की। तो यह सिद्धांत जो दिया था, इन्होंने दिया था लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। इन्होंने कहा मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था उसके बारे में बात किया इन्होंने। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी सोशलिज्म की बात इन्होंने किया, नैतिक विचारों की बात किया। इन्होंने नैतिकता, सामाजिक जो विकास है नैतिकता के सिद्धांत पर बात किया था लेव वाइगोत्स्की ने। और इन्होंने फिर अनेक प्रकार के और सिद्धांत दिए, उसका क्लासिफिकेशन भी किया और बच्चों को इन्होंने ट्रेडिशनल के रूप में कहा कि समाज में जैसी भी प्रक्रियाएं घटती है और सामाजिकता जैसी होती है उसी प्रकार से बच्चे का विकास होता है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात किया था किसने? आपका ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित किया है? देखिए दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होना, आज छोटे बच्चे को देखे होंगे तो आप पाएंगे कि जो बच्चे हैं उनको अगर डराएंगे कि आप ऐसा काम करेंगे, गलती करेंगे तो आपकी जो पिटाई हो जाएगी या आपको पनिश्ड किया जाएगा, तो वो बच्चा डर के मारे नहीं करता है। वो क्या करता है, दंड से बचने के लिए आज्ञाकारी बनने की कोशिश करता है कि अगर हम करेंगे तो ये ऐसा ठीक नहीं है और हमें जो है आप पिटाई पड़ेगी या हमको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो पीरियड होता है उसका, वो पूर्व परंपरागत स्तर का पीरियड होता है। वो छोटी, जब तक उसकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तब तक वह चीजों को आज्ञाकारी रहता है। दंड से बचने के लिए वो आज्ञाकारी शिष्टाचार का पालन करता है। तो प्री कन्वेंशनल लेबर होता है, ये प्री कन्वेंशनल लेबर पूर्व परंपरागत स्तर होता है इसमें। अच्छा, कोहेनबर्ग ने 3 प्रकार के सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया। 3 प्रकार से इन्होंने 3 चरण बताए इसको। और पहला चरण है पूर्व संक्रियात्मक चरण और दूसरा परंपरागत, तीसरा उत्तर परंपरागत। ये पहला चरण है आपका और ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है, तीसरा चरण है। तो इस चरण में जो दंड से बचने के लिए जो बच्चा है वो आज्ञाकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में तेरा निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? इसमें संरचनावादी अध्यापक की विशेषता आपको बताना है, जो आपका कंस्ट्रक्टिव टीचर होता है, जो संरचनावादी अध्यापक है, उसके बारे में बताना है। पहला नंबर आपका, वह अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार कराता है। नहीं, संरचनावादी होने का मतलब ये नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अमूर्त विचारों पर ही पाठ तैयार करवाए। कभी कभी मूर्त विचारों पर भी पाठ तैयार कराना बहुत जरूरी होता है, तो यह पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है? अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देता है। अकेले हल करना यह अधिगम का बहुत बेहतरीन सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सहयोगात्मक सिद्धांत जो है सबसे बढ़िया सिद्धांत है, जिसमें एक दूसरे से सहयोग करके उसको समस्याओं को हल करने के प्रयास किया जाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालिक परीक्षाओं के आधार पर अधिगम कभी नहीं किया जाता है, तो यह भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, उसको आप सही मार दीजिए। फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना जिसमें विद्यार्थी की अवधारणाओं को चुनौती मिलती है, और जब आपको जो है चैलेंजेस मिलेंगे, चुनौतियां मिलेंगी, तब आप ज्यादा उत्तेजना के साथ काम करेंगे, ज्यादा मनोभाव के साथ काम करेंगे और लगन से काम करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। यही होता है कंस्ट्रक्टिव टीचर्स, जो रचनावादी जी टीचर है, वह उसकी ये विशेषता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि का प्रयोग शामिल नहीं किया है? तो इसमें पहली है प्राकृत बुद्धि, दूसरी है स्थानिक बुद्धि, और तीसरा है आपका बोधन बुद्धि, और चौथा है अंतर्वैयक्तिक। देखिए बोधन बुद्धि क्या होता है? कंप्रीहेंशन इंटेलिजेंस। देखिए कंप्रीहेंशन इंटेलिजेंस क्या होता है कि जब आपको पढ़ने की प्रवृत्ति आ जाएगी, जब अधिगम आप करेंगे, तो उसमें तो यह चीजें शामिल होती है, ये पार्ट ऑफ अधिगम जो है, अधिगम का एक पार्ट है, तो यह इसमें शामिल नहीं है, ये बुद्धि के सिद्धांत में शामिल नहीं। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का विवेचना किया था, और यही एनसीईआरटी में इसका वर्णन है कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। तो 8 प्रकार आप बुद्धि का कहेंगे, तो 8 प्रकार में ये बोधन बुद्धि का है नहीं, कहीं पर जिक्र नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो 8 प्रकार की बुद्धियां क्या है, तो आप लिख सकते हैं, एक शाब्दिक और भाषाई बुद्धि। नंबर 1 शाब्दिक, शाब्दिक एवं भाषाई। और दूसरा है आपका तार्किक एवं गणितीय। गणितीय बुद्धि। तीसरा आपका स्थानिक है, स्थानिक बुद्धि। चौथा आपका संगीतात्मक है, संगीतात्मक बुद्धि। और पांचवा आपका शारीरिक गतिक है। और आपका छठा आपका है अंतर्वैयक्तिक, है। और सातवां आपका है अंतर्वैयक्तिक, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। तो एक होता है अंतर्वैयक्तिक, एक होता है अंतर्वैयक्तिक। और ये लास्ट वाला है अस्तित्ववादी, आठवां है अस्तित्ववादी। ये 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया था, और इन 8 प्रकार की बुद्धियों को जो देने वाले व्यक्ति हैं वो हार्वर्ड गार्डनर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कथन दिया गया है, और उसके आधार पर आपको विवेचना करनी है, और उसके साथ में एक तर्क दिया गया है। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पाता है, तो अध्यापक को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात एकदम सही है कि जब तक उसको आप बोलेंगे नहीं, मेमोराइज नहीं करेंगे, पीछे से रिकॉल नहीं करेंगे, तब तक उसको बहुत बढ़िया आप नहीं सीख सकते, तब तक उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया नहीं कर सकते हैं।
तो यह समस्या अगर नहीं हल कर पाता है तो अध्यापिका क्या है, उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। बात एकदम सही है। चलिए अब क्या करता है कि दूसरा तर्क क्या दे रहा है, मौखिकीकरण बोल बोलकर सोचने के विचारों पर क्रमिक करता है और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करता है। बात एकदम सही है, यानी कि अभिकथन भी सही है और इस पर दिया गया तर्क भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ए एंड आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो बात एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता क्या चीज है। अब इसमें देखिए जेंडर स्टेरियोटाइप क्या है कि जो जेंडर में जो सामाजिकता में समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, जो जेंडर क्लासिफिकेशन करते हैं लोग कि भाई लड़का है तो कार से खेलेगा और लड़की है तो वो गुड़िया से खेलेगी, तो ये जेंडर क्लासिफिकेशन करता है। कौन करता है, ये समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अंतर जेंडर पारंपरिकता को प्रतिबंधित करना चाहिए। दूसरा आपका जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेंडर भेदभाव पर चर्चा नहीं करेंगे तो लोगों के बारे में उसके बारे में जागरूकता होगी नहीं। तीसरा कहता है ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिसमें रूढ़िवादिता को चुनौती दी जा सके, और एकदम बात सही है कि रूढ़िवादिता को चुनौती दी जा सके। चौथा क्या कह रहा है आपका, रोजमर्रा की गतिविधियों में जेंडर पक्षपात किया जाए, ये तो एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करिए जिसमें रूढ़िवादिता, जो जेंडर की रूढ़िवादिता है उसमें आपको चुनौती दी जा सके। आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे लीजिए कि जो बहुत बेहतर काम किया हो, जैसे लड़कियों के लड़के के बारे में बताते हैं, जैसे कल्पना चावला है, वो अंतरिक्ष में गई थी, तो वह भी एक लड़की थी और जो अंतरिक्ष का भी सफर किया, तो उससे इंस्पायर होकर और लोग भी जो है बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उनको आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, तो रूढ़िवादिता उसमें खत्म होगी, वह रूढ़िवादिता को चुनौती दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है कि कई प्रकार से अगर भिन्न है, कोई आर्थिक स्थिति से, कोई सामाजिक स्थिति से, कोई शारीरिक है, कोई मानसिक स्थिति से अगर भिन्न है व्यक्ति, तो वहां पर समावेशी शिक्षा होगी, और समावेशी शिक्षा को के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि मिश्रित योग्यता समूह बनाना पड़ेगा। बात तो आपकी सही है कि मिश्रित योग्यता समूह आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ठीक है। तीसरा, अध्यापक को बाल केंद्रित तरीके से अपनाना चाहिए, यह भी बात सही है क्योंकि जिसको आप सिखा रहे हैं उस पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों का नामांकन करना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों का नामांकन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्यार्थियों का जो है आप नामांकन करके क्लासिफिकेशन कर देंगे तो वहां पर भिन्नताएं वहां पर पाई जाएगी, तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, मिश्रित योग्यता वाले समूह बनाते चाहिए। जो आप समूह बना रहे हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो समाज से आया हुआ लड़का है, चाहे वो निम्न समाज से है, उच्च समाज से है, तो एक साथ में अधिगम कराया जाए जिससे वह दूसरे से प्रभावित होकर बहुत बढ़िया से सीख सकता है। तो जो मिश्रित योग्यता समूह है उसको वहां पर किया जाए। पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाया जाए, पाठ्यक्रम को और फ्लेक्सिबल भी बनाया जाए ताकि उसमें कोई ज्यादा दिक्कतें ना हो, सरल से लेकर कठिन तक का सफर कराया जाए उनको। अब तीसरा क्या कहता है, अध्यापन के लिए बाल केंद्रित होना चाहिए, भाई जिसको पढ़ा रहे हैं उस पर ही केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों का नामांकन उसका क्लासिफिकेशन कर देगा कि वो किस व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से है, तो इसको ना किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 करेक्ट आंसर है, तो इसमें दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, 1, 2, 3 आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है। समालोचना सोच क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या जरूरी है। कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, नहीं टाल देंगे तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग होगी कैसे, क्रिटिकल
जो थॉट्स है वो कैसे निकलेंगे, जो सोचने का विचार है, जो अमूर्त अवस्था में जो विचार किया जाता है और मूर्त साकार रूप देने के लिए वह फिर सोच होगी नहीं। तो यह तो गलत है। विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, ठीक है, ये तो बात आपकी सही है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। जब वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तभी तो किसी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। रट कर याद करने पर बल दिया जाए, ये तो एकदम गलत है कि रट कर याद करना तो इसके बाद कोई थिंकिंग है ही नहीं, कोई मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में तो विचारों की बात की जा रही है, यहाँ रटने की तो बात है ही नहीं। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य से बचा जाए नहीं, जब तक सहयोगात्मक कार्य नहीं करेंगे, सहयोगात्मक अध्ययन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके द्वारा बालक बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, विद्यार्थियों को चिंतन करने का समय दिया जाए, तभी समालोचनात्मक सोच डेवलप होगी, यानी क्रिटिकल थिंकिंग तभी डेवलप होगी। तो आपको विद्यार्थियों को चिंतन करने का समय दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम हेतु मूल्यांकन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग किस प्रकार होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। मानदंड संबंधित होना चाहिए, मानदंड भी संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मानदंड करेंगे तो जाहिर सी बात है एक लड़का कम हो जाएगा, कम नंबर पाएगा, दूसरा लड़का ज्यादा नंबर पाएगा, तो उसके अंदर भिन्नताएं पाई जाएगी। तीसरा क्या है? तीसरा रचनात्मक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए। फॉर्मेटिव अगर रहेगा जो है वो रचनात्मक रचनावादी रहेगा, रचनात्मक रहेगा मूल्यांकन, तो ये सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि जब क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो वहां पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग का प्रोसेस यूज करिए। आपने पढ़ाते समय कोई क्वेश्चन पूछा, नहीं समझ में आया, उससे बच्चे को बताया, यहां पर बच्चे को समझ में आया, फिर दोबारा आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने बता दिया, प्रोसेस आपका पूरा हुआ, यानी ट्रांसमीटर का जो ट्रांसमिशन था नॉलेज का, वो दोनों कंप्लीट हुए। यानी कि आपने उसको दिया और वह एक्सेप्ट कर लिया। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो पुनः फिर वो आपको उसको करना है। यानी कि आपने क्वेश्चन पूछा तो उसने जवाब दे दिया, यानी कि जो सही आंसर दिया। अगर नहीं देता है तो आप उसी समय उसका निदान करिए। यह होती है जो फॉर्मेटिव लर्निंग होती है, उस समय ही निदान करना। इसमें ना तो आप कभी किसी का मार्क दे रहे हैं, ना तो परीक्षा ले रहे हैं, ना तो मानदंड संबंधित है। यहां पर केवल अधिगम, असिस्टमेंट ऑफ अधिगम का ही सबसे बेस्ट तरीका अपना रहे हैं। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका फॉर्मेटिव जो है रचनात्मक दृष्टिकोण सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विभिन्न संजातियों समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विभिन्न समूहों से, चाहे वो किसी भी कास्टिज्म का हो, किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, वो विद्यार्थी जो युक्त कक्षा है वहां पर एक्चुअली एक सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि समावेशी जो है अधिगम है। समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी लर्निंग क्या है जो है, और उसमें इंक्लूसिव लर्निंग में सारे लोग एक समान होते हैं, चाहे वो किसी वर्ग, धर्म, जात, समुदाय से बिलोंग करते हो, या चाहे वो शारीरिक या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, या सामान्य बच्चे की तरह हो, सभी एक समान है और सभी को एक समान शिक्षा दी जाती है। तो यहां पर आपको बता रहा है क्या करना चाहिए। अब आपका ऑप्शन नंबर है 1 कर रहा है विद्यार्थियों को समान संजातीय के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए। नहीं, वर्गीकरण का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा क्या है? ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिसमें विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा करे। एकदम सही है कि इसमें आपका जो है ऐसी चर्चाएं आप करिए, सुसाधित करिए जिसमें विविधता के प्रति स्वीकृति और समान भाव पैदा करे, जो है वो उसमें सबसे ज्यादा सार्थकता अपनाई जा सकती है और बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। तीसरा क्या कहता है? प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानवीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रभुत्ववादी संस्कृति होगी उसके आधार पर आप मानवीकृत पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। यह तो एक तरह से मतलब पुराने कल्चर को एडॉप्ट करना है, उसमें आप डिवाइडेशन खुद ही कर देंगे, तो इस तरह से एक तो प्रभावशाली नहीं होगा। चौथा क्या कर रहा है? विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं देना चाहिए। नहीं, ध्यान में देना चाहिए जरूर। देखिए, कोई बालक बहुत सामान्य दृष्टिकोण का है और कोई बालक अपने जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है,
तो अगर आप मानसिक रूप से विक्षिप्त वाले को भी ध्यान नहीं देंगे तो वह अपने पीछे ही रह जाएगा, चाहे वो साथ में ही क्यों ना पढ़ा रहे हो। तो उसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके चक्कर में वो जो बहुत अच्छा बच्चा है वो छूट ना जाए, उसकी भी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। तो ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जो विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा करे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियां, दरवाजे तथा दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? पहला है मुख्य धारा को, दूसरा है बहिष्करण को, तीसरा है एकीकरण समाकलन को, और चौथा है आपका समावेशन को। तो देखिए इसमें इंक्लूशन कर रहा है, इंक्लूशन का मतलब होता है समावेशन, समावेशन कर रहा है। इसमें क्या आपको बताया जा रहा है कि आपका विद्यालय जो है वो विभिन्न सुविधाओं को पाने के लिए सीढ़ियां, दरवाजे, दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों को पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए आधारभूत जो संरचना का सुधार कर रहा है। ऐसा करना स्कूल के समावेशन को प्रोत्साहित कर रहा है, यानी कि स्कूल के समावेशन को प्रोत्साहित कर रहा है, वो इंक्लूशन को प्रभावित कर रहा है, वो प्रोत्साहित कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्थिर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? अध्यापक उसको क्या दे जो बच्चा छीड़ दृष्टि का हो, यानी कि लो विजन हो। क्या हो? लो विजन। लो विजन जिसको कम दिखाई देता हो। अगर कम दिखाई देता है तो उसको दृश्य अव्यवस्थित नोट्स आप उसको दीजिएगा तो वह पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा, तो यह नहीं देना चाहिए, यानी कि इसको देना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें कह रहा है क्या देने से बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका तो भाई सही है कि क्या देने से बचना चाहिए, तो ए दृष्टि अव्यवस्थित जो नोट्स है उसको नहीं देना चाहिए, उससे देने से बचना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? आवर्धन लेंस। हाँ, आवर्धन लेंस देने की जरूरत है क्योंकि उसको दिखाई कम पड़ता है, जिसके कारण वो बढ़िया से देख सकता है। तो ये तो बात सही है। बड़े आकार की छपी हुई पुस्तकें, यह भी देना चाहिए। स्पर्श मानचित्र एवं आलेख, यह भी देना चाहिए। जिसको देख के नहीं समझ पाएगा उसको टच करके भी वो समझ जाएगा। स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख देना चाहिए। तो ये तीनों देना चाहिए। यह दृश्य अव्यवस्थित नोट्स नहीं देना चाहिए, अव्यवस्थित नोट्स नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कह रहा है कि अवधान न्यूनता सक्रियता, इसमें इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं एडीएचडी। एडीएचडी, एडीएचडी क्या है? अटेंशन डिफिकल्ट हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर है। अटेंशन डिफिकल्ट हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या करता है कि वो एकाग्रचित्ता नहीं रहती। एकाग्रचित्ता यानी कि ध्यान भटकाव होता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता है, केंद्रित नहीं रहता है, ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। बच्चा यहां पढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग यहां पर नहीं लग रहा है, वह कहीं और है। हाइपर एक्टिविटी वाला बालक होता है, वह हाइपर एक्टिविटी वाला बालक होता है, वह अपनी ही कल्पनाओं में गुम रहता है। तो इस प्रकार से जो जूझता हुआ बच्चा है उन्हें क्या है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है विद्यार्थियों को जूझते समय? अच्छा, इसके बारे में क्या सही नहीं है आपको बताना है। उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें आती है। बात सही है, ये उनको मुश्किलें आती है क्योंकि उनको एकाग्रचित नहीं रखा जाता सकता, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड उनका जो है वह सही नहीं है, वह एडीएचडी के शिकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं। कुलबुलाते का मतलब होता है, यहां पर आप हिंदी में लिखा है कुलबुलाते, लेकिन
वह आपस में ही जो वस्तुओं को आपस में बड़बड़ाते रहते हैं। अक्सर किसी चीज की कल्पना ले लेंगे तो मन में ही उसी को बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे, तो वो हमेशा बेचैन रखते हैं, रेस्टलेस होते हैं, बेचैन होते हैं। वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई काम कर रहे हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन हो गया तो वो विचलित हो जाएंगे उस काम से, तो यह भी उनके अंदर लक्षण होता है। चौथा क्या कहता है, उनकी काफी लंबी स्थित अवधान अवधि होती है। नहीं, उनकी अवधान की स्थिति काफी लंबी नहीं होती, बहुत छोटी होती है, तो उनका भटकाव सबसे ज्यादा होता है। तो क्या कथन सही नहीं है? यह कथन आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं है। लंबी और स्थित अवधान उसकी सही नहीं होती, यानी लंबे समय तक वो सोच नहीं रख सकते, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? अब देखिए, प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो एसिलरेशन का काम करना चाहिए, एसिलरेट करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिभावान बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड थिंकिंग रखते हैं, वो अमूर्त चीजों को सोचकर एक मूर्त आकार देने की क्षमता रखते हैं। तो उनको अलग से अगर पढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, उपागम चल रहा है, तो उसको बोलते हैं एसिलरेशन, यानी त्वरण, उसको बोलते हैं आपका त्वरण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उस किसका इस्तेमाल करना चाहिए? त्वरण का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी एसिलरेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को के अत्यधिक अवसर मिले। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा अधिगम में कोई मतलब नहीं रखती है, तो इसको हटा दीजिए। ज्ञान का निर्माण, यह अधिगम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अधिगम हम ज्ञान के लिए जाते हैं, तो ज्ञान का निर्माण के लिए यह सबसे अर्थपूर्ण, ज्ञान के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को ज्ञान का निर्माण करने में अत्यधिक अवसर मिलते हैं। तीसरा क्या रहता है? तथ्यों को रट कर याद करना, रटना तो काम ही खत्म, इसको निष्क्रिय होकर सुनना, यह भी काम खत्म। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। आसान क्वेश्चन था, बशर्ते थोड़ा सा आप यहां देखिए, यहां पर पूरे सेंस में पॉजिटिव सेंस की बात किया है, पॉजिटिव सेंस की बात किया है, तो यहां पर जितने भी निगेटिव टर्म है उसको काट दीजिए, बाकी पॉजिटिव सेंस की जो बात है उसको लिख दीजिए, आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थियों को डैश बनाने के लिए सुसाधित करना चाहिए। क्या बनाने के? स्वतंत्र विचारक बनाने के लिए, आश्रित अधिगमकर्ता बनाने के लिए सुसाधित करना चाहिए, और तीसरा आपका है निष्क्रिय अनुकरणकर्ता बनाने के लिए आपको उसको सुधारित करना चाहिए, या उच्च श्रेणी का प्रतिद्वंदी बनाने के लिए। तो ध्यान से देखिए, यहां पर निगेटिव टर्म को काटिए, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है। आश्रित अधिगमकर्ता कभी नहीं बनाना चाहिए कि दूसरे के ऊपर आश्रित होकर फिर वो अधिगम करे, ऐसा नहीं, ये तो काम खत्म। निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, यह भी काम खत्म, निष्क्रिय होना नहीं चाहिए, अधिगम सक्रियता का कार्य है। उच्च श्रेणी का प्रतिद्वंदी, यह तो एकदम गलत है, वो फिर हिटलर भी बन जाएगा, तो इस प्रकार का नहीं बनाना चाहिए। स्वतंत्र विचारक करना चाहिए, इंडिपेंडेंस थिंकर्स बनाना चाहिए बच्चों को, जो बनाने के लिए सुसाधित करना चाहिए। तो स्वतंत्र विचारक इसमें करेक्ट आंसर है, क्या फिल होगा स्वतंत्र विचारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शुरुआती उम्र में ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तुओं को सीखने में सक्षम होता है। बात सही है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 0 से 2 साल उसका जो पहले का सबसे पहला वाला पीरियड होता है, 0 से 2 साल, वो चीजों को फिर समझने लगता है। सांसारिक परिवेश में वह जो सामाजिक परिवेश होता है उसका, उसके मदर फादर, उसके सिस्टर, आस पड़ोस के जितने भी परिवार के लोग हैं, वह उसका प्राथमिक जो समाज है, वह सामाजिकरण प्राथमिक समाज है, उससे वो सीखना शुरू करता है। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है वो वास्तविक जो सांस्कारिक परिवेश में जो जुड़ता है,
तो उससे विषय वस्तुओं को सीखने में सक्षम हो जाता है। ये होता है। अब इस पर तर्क क्या दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में अमूर्त विषय वस्तु एवं पुस्तक अधिगम पर बल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। अमूर्त विषय वस्तु, जब 11 साल से बच्चा ऊपर का हो जाता है, 11 वर्ष से ऊपर की आयु होती है, तब उसमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमताएं आ जाती है। तब वो किसी चीज की कल्पना भी करके वो मूर्त साकार रूप दे सकता है। तो प्राथमिक स्तर में यह मूर्त साकार रूप नहीं दे सकता है। प्राथमिक स्तर में आपको तो मूर्त रूप में देना है। जो चीज वास्तविकता रूप में सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है, वही चीज सत्य है। बालक यही मानता है और इसी को प्राथमिक स्तर में आपको बताना है, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल आपको देना है वो सोशल से अटैच हुए और हमारे दाएं बाएं पर्यावरण से वो एग्जाम्पल होने चाहिए, ताकि बच्चा देखकर उसको समझ सके। तो तर्क तो गलत है। सही क्या है? अभिकथन। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब होता है भी ये प्रभावशाली। ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो तो कभी प्रभावशाली नहीं होगा। अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, यह जरूरी नहीं कि वह शिक्षा शास्त्र का व्यवहारात्मक ही हो तभी प्रभावशाली होगा। अन्य चीजों में भी वह चीजों जो है सिखा सकता है, अन्य शास्त्रों में जो है वह अपने अधिगम कर सकता है। तो उसका व्यवहार कुशल होना चाहिए, यह जरूरी है। शिक्षा शास्त्र में व्यवहार कुशल हो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। लेकिन आप कहें कि सबसे अधिक प्रभावशाली की बात करेंगे तो यह प्रभावशाली तो है लेकिन कम प्रभावशाली है। तीसरा क्या कह रहा है? अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित एकदम नहीं होना चाहिए। अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक होना चाहिए। 100% सही है कि अधिगम का प्रभाव स्वभावात्मक होना चाहिए, कि जैसा आप स्वभाव के अकॉर्डिंग आप उसको प्रयोगात्मक अधिगम कराइए, प्रैक्टिकली कराइए, तब वो बच्चा सीखता है। एक होता है कि लर्निंग करना, एक होता है रीडिंग करना, एक होता है आपको जो है ट्रेनिंग करना, ट्रेंड करना है। तो जो प्रयोगात्मक टर्म होता है वो ट्रेंड करने वाला सिस्टम होता है, यानी कि प्रैक्टिकल आपने किसी चीज को किया तो आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेगा। और आपने थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद आप भूल गए उसको, कुछ समय के लिए आप जो है नहीं याद किए तो उसको भूल जाएंगे। मेमोराइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल आपने कर लिया तो वो जल्दी नहीं भूलता है। तो ये स्वभाव प्रयोगात्मक बनाना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल से चीजों को, सामाजिक चीजों को एडॉप्ट कर सके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। यह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? पहला है निगमन परीक्षण, दूसरा है अनुरूपण सोच, तीसरा है प्रकार्यात्मक स्थिरता, चौथा है स्मृति सहायक विधियां। स्मृति सहायक विधियां। तो इसमें देखिए, पहली बात तो ये समझना है कि ये क्वेश्चन का सेंस क्या कहता है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो पहले बात देखिए, रीना को समस्या दी गई, उसके समाधान है तो समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करती है। अगर कोई आपको समस्या दी गई तो प्रीवियस में आप रिकॉल करिए दूसरी समस्याओं को, इसी से रिलेटेड जो सिमिलरिटी समस्याएं गुजरी हुई थी, जो प्रीवियस में इंसिडेंट हुए थे, या आपको कोई गणना करने के लिए दिया गया और रूल आपको प्रीवियस से जो एग्जाम्पल है उससे लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल से आप रूल लेंगे तो वह उसमें आप क्या करेंगे, उसी के अनुरूप व्यवहार करेंगे, उसी के अनुरूप आप व्यवहार करेंगे, यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग करेंगे। जो है एनालॉजिकल थिंकिंग करेंगे तो उसमें जो है चीजों को जो सिमिलरिटी है उसके आधार पर अन्य जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि पिछले बार हमने यह रूल फॉलो किया था और इस बार इसी प्रकार से है तो यह समरूप है और इसको इसी रूल से फॉलो करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो मिलती जुलती समस्याओं को वह उद्धृत करती है, जो पीछे रिकॉल करती है। तो ये होता अनुरूपण सोच, ये होता है आपका अनुरूपण सोच, एनालॉजिकल
थिंकिंग, इसको बोलते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कथन दिया गया है, उसका तर्क भी आपको देना है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो सबसे गलत टेंसी दे रही है। अभिकथन में अगर अध्यापिका विद्यार्थियों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देगी तो फिर उसको इंप्रूवमेंट कैसे करेगी, तो यह तो एकदम गलत। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, यह भी गलत है एकदम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। तो एकदम सीधा सीधा एक क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विद्यालयों के बारे में आपको बताना है। कह रहा है विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए। नहीं, भावनात्मक स्थिति को अनदेखा नहीं करना चाहिए। पहले से सीखे ज्ञान का पुनरुत्पादित करने का पर ध्यान देना चाहिए, पुनरुत्पादित करना चाहिए, पुनः उत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। बात सही है, जो पहले के सीखे हुए ज्ञान है उनसे रिकॉल करके आगे की तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहिए, लेकिन भावनात्मक रूप से अनदेखा नहीं करना चाहिए, यह तो गलत है। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, नहीं, यह भी गलत है। तो फिर आगे का पढ़ने कोई मतलब नहीं। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए, सही है। नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए, यह अनदेखा करना नहीं। नए जो ज्ञान का निर्माण है आप उसको अगर अनदेखा कर देंगे, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, न्यू नॉलेज है, तो उसको अगर आपने न्यू नॉलेज को अनदेखा कर दिया तो फिर आप अधिगम के जो सिद्धांतों को कैसे प्रतिपादित करेंगे, अधिगम कैसे आपका सफल होगा, तो नहीं होगा। चौथा क्या है, विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए, बात सही है। नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, विद्यालय को इसी प्रकार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उनका मानना है बहुत ज्यादा मेहनत करिएगा तो योग्यता को बढ़ावा नहीं दे सकते, वो तो किस्मत की बातें हैं, ये तो सूक्ष्म जो है सोच है, और उसके आधार पर ये अपने बातों को कहते हैं। जिसमें अधिगम की असहायता है, वो लर्निंग की असहायता, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है लर्निंग नहीं किया, उसमें असहाय पाते हैं, तो वे अपनी योग्यता को कोसते हैं, उसमें दृष्टिकोण वो सूक्ष्म दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि एकल दृष्टिकोण रखते हैं, सत दृष्टिकोण रखते हैं। तो इसमें जो हो जाता है, ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है, तो ऐसा दृष्टिकोण सत्य दृष्टिकोण कहलाता है। तो इसमें सत्य दृष्टिकोण आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें कहता है कि बाधित दृष्टिकोण नहीं होता है। अगर उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा चेंज हुआ तो वो अधिगम का प्रोसेस को पूरा कर लेंगे तो कभी बाधित नहीं होगा, एकल सत्य दृष्टिकोण इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है कि क्या महत्वपूर्ण इसमें बताएगा, विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा कर देंगे तो इसमें ये महत्वपूर्ण वातावरण नहीं है अधिगम के लिए। अच्छा, इसमें देखिएगा जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो निगेटिव टर्म को हमेशा काटना है। देखिए इसमें अनदेखा करना, ये भी काटिए। दूसरे में विभिन्न हिस्सेदारों जैसे माता पिता, अध्यापकों, विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण प्रेषित करें, बात सही है। तीसरा क्या है, सख्त एवं कठोर सत्तावादी अध्यापकों की नियुक्ति करें, यह भी सही नहीं। पढ़ाने के लिए मानवीकृत पाठ्यक्रम नहीं, यह भी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर है कि यह पॉजिटिव सेंस देता हुआ ऑप्शन है कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे माता पिता, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पैदा करे, और जब संप्रेषण पैदा होगा तो वो कम्युनिकेशन जो है इनके बीच होगा, आपसी कम्युनिकेशन होगा, तो अधिगम के लिए सबसे सहायक वातावरण पैदा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों को प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है। इसमें क्या कर रहा है कि प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है।
और सहयोग नहीं करने वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा है अधिगम सार्वभौम रूपरेखा, तीसरा है मानवीकृत पाठ्यक्रम, चौथा है अध्यापन संरचनावादी। तो देखिए, प्रभाव विद्यार्थियों के प्रभावशाली एवं अधिगम अर्थपूर्ण अधिगम का सहयोग नहीं करता है, वह मानवीकृत पाठ्यक्रम, वह मानवीकृत पाठ्यक्रम है जो विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम तथा अर्थपूर्ण अधिगम को जो है सहयोग नहीं करता। बाल केंद्रित शिक्षा, यह तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब शिक्षा जिसको दे रहे हैं उस पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगम सार्वभौमिक रूपरेखा होना चाहिए, बात सही है। अधिगम संरचनावादी होना चाहिए, यह भी सही है। तो मानवीकृत अधिगम इधर निगेटिव सेंस जनरेट कर रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, और मानवीकृत जो है यह सहयोग नहीं होना चाहिए, यह बाधा उत्पन्न कर देगा अर्थपूर्ण अधिगम और प्रभावशाली अधिगम में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है इसमें। तो यहां पर हमारा ये सेशन समाप्त होगा और नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे, इसका पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 में हम 30 क्वेश्चन फिर से लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और 30 क्वेश्चन की हम सीरीज को लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कुछ समय बाद फिर हम लोग ईवीएस का भी सीरीज कंप्लीट करेंगे, जो ईवीएस में पिछले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे।